अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शो नए नज़रिए में खुशामदीद। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की नामवर डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट और एक्टिविस्ट मिस रोशाना ज़फ़र। मिस रोशाना ज़फ़र डेवलपमेंट के साथ साथ ख़वातीन के हकूक़ के लिए भी इन्होंने कई काम किए, जिनमें इनका एक इनिशिएटिव है कशफ फाउंडेशन। Thank you so much, Miss Roshana Zafar, for taking out the time for us. Agar aapki ijazat ho, then we would like to jump straight into it. The first questions on our mind as we were going through your biography and the different things you've done was कि आप ने अमेरिका में अपनी तालीम हासिल की. You went to the Wharton Business School, after which you did a graduate degree from Yale University, and then somehow you came back to Pakistan to explore and build on this, at that time, a novel idea called microfinance, जो मेरी knowledge में सिर्फ Gurmeet Bank में उस point पे explore करे, then maybe Akhuad were starting off a bit. So my question to you is, how do you describe your journey, or what catalyzed you to go from whatever path you were previously following to microfinance? Well, in life things are not straight. We assume when we're younger that it's all black and white, but as we grow older, things become grey. So that's what happened to me. I had chosen a very clear field. मेरे ज़हन में तो यही था कि जब मैं स्कूल में थी तो I wanted to be a lawyer actually, because I come from a family of lawyers. So path यही था कि जी वकालत में जाइए, और मेरे से बड़े 3 भाई थे, तो उनमें से my parents were pretty laid back. They always said choose your own profession. So even if I had chosen music, which was actually my first love, I trained as a vocalist with my grandmother, who is a well-known ghazal and classical singer. So I trained with her, and I actually became a one-song wonder जब मैं 16 साल की थी, जब O levels कर रही थी. तो वो पाकिस्तान में उस ज़माने में सिर्फ PTV होता था, तो PTP पर वो गाना हिट हो गया. और उसके बाद मैं कॉलेज चली गई. तो उस ज़माने में तो ना आपकी आजकल के सोशल मीडिया होता था. मुझे याद है जब मैं कॉलेज में होती थी तो टेलीफोन करना होता था तो घंटे लग जाते थे, और वो 3 मिनट की कॉल होती थी अमेरिका से पाकिस्तान. तो वी वर प्रिटी मच कट ऑफ. एंड आई रिमेंबर जब मैं वापस आई तो एयरपोर्ट पे, कराची एयरपोर्ट पे लैंड की 1 साल के बाद, तो वो गाना इतना पॉपुलर हो गया था कि द मोमेंट आई लैंडेड एवरीबडी रिकग्नाइज मी, एंड आई फेल्ट रियली वियर्ड कि ये क्या हो गया, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया. और anyway, so to come back to the question of how I chose my profession, तो मैंने फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स पढ़ी BA और BSc में, और उसमें ख्याल तो यही था. and why didn't I do law? That's a very silly thing. I didn't want to go to England because मैं एक कॉन्वेंट के ओनली गर्ल्स स्कूल से आ रही थी, और वहाँ पे इतना रिजिड था और इतने डिसिप्लिन थे. आई रिमेंबर आई वेंट टू कैम्ब्रिज एंड डोंट कोट मी ऑन दिस. माय पेरेंट्स सेड अच्छा तुमने जाके यूनिवर्सिटीज़ को चेक करना है तो करा. तो मुझे याद है, मुझे साइन नज़र आया ग्रीन के ऊपर ना, ग्रास के ऊपर, उस पर लिखा हुआ था प्लीज़ डू नॉट वॉक ऑन द ग्रास. So I felt I was going to go back to the convent of Jason May. So I was like, I'm not going to this university. A very silly thing. So वो law जो था वो फिर रह गया, क्योंकि अमेरिका was more exciting. It was a new world and it was liberal arts, and I wanted to explore other avenues. तो I ended up going there. So वो law जो था वो उस तरह रह गया, क्योंकि वहाँ पर तो फिर आपको 3 साल 4 साल BA करना पड़ता या बैचलर्स करना पड़ता था, और उसके बाद आप law या JD में जाते थे, तो वो तो रह गया. लेकिन जब उस ज़माने में ऑप्शंस बहुत कम होती थी, हिस्ट्री अगर मैंने पढ़नी होती तो लोग ज़रा मुझे अजीब तरीके से देखते, और मेरे लिए, अपने लिए भी एज अ वुमन और यंग पर्सन, यंग वुमन एट दैट टाइम, आई फेल्ट दैट आई नीडेड टू बी इन अ प्रोफेशन वेयर आई कुड अर्न मनी. दैट वाज माय, आई वांटेड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, बिकॉज मुझे लगता था कि खातून होने के नाते ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, टू असर्ट माई सेल्फ एंड टू अफर्म माई सेल्फ. तो फिर आई एंडेड अप स्टडीइंग इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस. नाउ फाइनेंस आई डिड बिकॉज मुझे था कि मैं वॉल स्ट्रीट पे जाके काम करूँ, लेकिन मेरे बारे में एक चीज़ थी कि मैं कंफर्म नहीं करना चाहती थी. ये मेरी ज़िंदगी का असूल रहा है. मैं जहाँ जो भी मैंने किया, आई हैव ऑलवेज बीन आउट ऑफ द बॉक्स, एंड आई हैव लिव्ड माय लाइफ लाइक दैट, एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट. एंड दैट्स अनदर स्टोरी. बट तो हुआ ये कि जब 3rd ईयर में, जूनियर ईयर में पहुँची, तो ऑफकोर्स वो कैंपस पर लोग रिक्रूट करने आते थे, तो इंटरव्यूज़ देने पड़ते थे. तो मैं देखती थी कि भाई अब आपको ये सूट पहनना है और टाइट्स पहननी और हाई हील्स पहननी और जाना है इंटरव्यू करने. एंड स्टार्टेड वंडरिंग, दो चीज़ें सामने. एक तो ये कि यू हैव टू कंफर्म इवन इन दिस फील्ड,
Like you have to be, it's a very rigid, you know, your whole demeanor has to then conform to that. And second, I began to, I had also been taking development courses on the side. तो मुझे ये भी अंदाज़ा हो रहा था कि अगर मैं ऐसे प्रोफेशन को परस्यू करूँगी तो आई बी मेकिंग जस्ट द वेल्थियर मोर वेल्थी, यू नो. मैं कोई जो बांट है अगर हम वसाइल की देखें तो मेरे जैसे ममालिक जहाँ से मैं आ रही हूँ हम तो पीछे रह रहे हैं और जो अमीर ममालिक हैं वो आगे जा रहे हैं. तो उस ज़माने में जो डिबेट थी, आई एम टॉकिंग अबाउट दी लेट 80s एंड अर्ली 90s, नॉर्थ एंड साउथ की होती थी. और हम लेसर डेवलप्ड वर्सेस नॉट अंडर डेवलप्ड का लफ्ज़ ख़त्म हो गया था बिकॉज दैट वाज डिरोगेटरी. सो डेवलपमेंट यूज्ड टू टॉक अबाउट लेसर डेवलप्ड कंट्रीज, LDCs वर्सेस द नॉर्थ व्हिच वाज एसेंशियली यू नो द वंस दैट वर डेवलप्ड. सो उसको सामने रखते हुए आई रियलाइज कि ये तो मेरे लिए नहीं चलेगा. सो लेट्स थिंक ऑफ सम अदर फील्ड. And having taken economics as my second major, I had 2 degrees. तो वो मेरे पास एक एक्सपोजर था एंड आई रियलाइज कि ये वॉल स्ट्रीट पे तो मैं ज़्यादा देर नहीं सर्वाइव करूँगी, ना मेरी सोच है और ना मेरा पर्पस जो मैं ज़िंदगी में ढूंढ रही हूँ वो. तो देन आई डिसाइडेड टू परस्यू अ डिग्री इन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स विद द आइडिया दैट आई वुड वर्क फॉर द लाइक्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक. मगर उस वक्त भी मैं बिल्कुल क्लियर थी कि मैंने अमेरिका में नहीं काम करना. आई डिडंट वांट टू वर्क फॉर वर्ल्ड बैंक इन Washington DC. My purpose was to come back to Pakistan and work in Pakistan. So as a result, जब मैंने डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की डिग्री कर ली तो मैं वापस आई और फिर मुझे जॉब ही नहीं मिल रही. मैं जहाँ चाहती थी मुझसे लोग पूछते थे एक्सपीरियंस है तो हम आपको हायर करेंगे, नहीं है तो फिर दैट्स ऑल राइट. So I moved from Lahore. I came back to Lahore, but development का focus ज़्यादा इस्लामाबाद में होता है, तो I moved to Islamabad. I lived there for almost 6 to 8 months before I found a job. So I used to go and send my CV everywhere and call up people, whoever I knew in the sort of development circle. And finally, lo and behold, there was an opening in the World Bank, and my first boss was American. And I remember right now, it sounds rather silly, मगर उस वक्त मुझे लगता था कि मैं कोई बड़ी अक्लमंद चीज़ लिख रही हूँ. अब तो मुझे कोई ऐसा ख़त लिखे तो प्रॉब्लम मैं उस बच्चे को हायर ना करूँ. मगर मैंने जिसको बड़ा इमोशनल सा ख़त लिखा, उसने भी मुझे ये सवाल पूछा कि तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या. तो मैंने उसका टाइटल लिखा Catch 22 और फिर मैंने उसको ख़त लिखा अंग्रेज़ी अपनी जितनी मुझे आती थी कि ये आपने तो दिस इज़ अ Catch 22, you know how will I get experience if you don't hire me, blah blah blah, that kind of cart before the horse. I appreciate the literary reference there with Catch 22. So वो मैंने उसको भेजा तो फिर फाइनली बेचारा जो था ना वो उसने he agreed and he hired me, and then of course there was no looking back, and I worked there for 4 years and I started getting a little what's the word I'm looking for, I started questioning. In those days there was a book called The Lords of Poverty. I don't know, you guys must not have read about it. This is now early 90s, the literature coming out on development, and it was basically talking about the nexus between aid and private consultants and development. And basically a lot of the aid was being siphoned off by the consultants. So USAID जब आती है तो उसमें मैंडेटरी होता है कि वो अपने लोकल कंसल्टेंट्स को फंड करेंगे और सडनली आप देखेंगे उन सबकी दुकानें जो हैं वो उस मुल्क में खुल जाएंगी जहाँ पर एड जा रही है. तो 80% एड जो है वो वापस चली जाती है. तो मुझे जो मसला हो रहा था उस वक्त तरक्याती सोच से या मंसूबों से वो ये था कि इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हम लगा रहे थे मगर हम कम्युनिटी डेवलपमेंट की तरफ नहीं आ रहे थे. तो बहुत सा मेरा जो काम था उस वक्त विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, और वहाँ से फिर माइक्रो फाइनेंस की जो कड़ी है वो शुरू होती है. I used to travel. I was looking at the impact. I was a research and women specialist, as they called me in those days, doing research on the impact of huge infrastructure projects like water, sanitation, and so on and so forth on women. तो मुझे ये मौका मिला, and I was very lucky in my early 20s to travel across the country and to meet women, from whether it was women sitting in Neelam Valley in AJK, going down to Tharbakar or Kalat, and speaking to them and talking to them and hearing their stories. तो मैं जहाँ जाती थी वो मुझे ये कहती थी कि तुम समझती हो हमारी जो सोच है या हमारी जो ख्वाब है वो तुमसे फ़र्क है. सिर्फ चूँकि तुम पढ़ी लिखी लगती हो और शहर से आई हो तो तुम अपने आप को हमसे बेहतर समझती हो. ऐसा नहीं है. We all have the same aspirations and we are all humans and we aspire for a better life and we want to leave a better legacy for our children. There is no difference. The only thing is lack of opportunity. आप हमें कहीं से अपॉर्चुनिटी ला के दें. तो ये जो क्वेश्चन था ये मेरे जहन में फिर रहा था. और फिर कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि किस्मत में कोई चीज़ लिखी होती है. तो
my boss called me and said that there's a conference in one of the hotels in Islamabad on women and children and UNICEF's conducting it. तो मैं तो नहीं जा सकता, मैं तुम्हें इसकी इन्विटेशन भेज रहा हूँ, तुम चले जाओ। तो मैं चली गई और मेरे साथ जो बैठे हुए थे वो डॉक्टर यूनुस थे और फिर वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ। तो जैसे मैं आपको बता रही थी, आप सोचते कुछ हैं और ज़िंदगी में होता कुछ है। But I can tell you I'm passionate about what I do and I think I somehow I always tell young people, एक है प्रोफेशन, ठीक है, जो आपने सिलेक्ट किया, और एक है वोकेशन जो आपके दिल से निकलती है. सो इफ़ यू कैन फाइंड योर वोकेशन, इफ यू कैन फाइंड द पर्पस दैट फिल्स अप योर लाइफ, दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर yourself. Thank you so much for that, Mr. Shani. I think that the story is very inspirational for us, and I'm sure it's going to be very inspirational for our viewers as well. I'd like to move a bit closer to the specifics of Kashaf Foundation and what's at the heart of that, which is, I believe, microfinance. So could you, for our viewers, just as simplistically as possible, explain what microfinance is, how it incorporates elements of entrepreneurialism and social mobility at the same time? So microfinance simplified. Okay, so one of the things we must remember is कि इस वक्त अभी कोविड के ऊपर भी बहुत सा लिटरेचर निकल रहा है, lives versus livelihood. So it's very relevant for us to understand. What we know, if you look at पाकिस्तान की इकोनॉमी भी, तो हमारा 80% जो मईशत है वो इनफॉर्मल सेक्टर से आ रही है, जो एम्प्लॉयमेंट है, और उसको रिकग्नाइज नहीं किया जाता. जब आप फॉर्मल सेक्टर की बात करते हैं या फॉर्मल एक्सेस टू फाइनेंस की बात करते हैं जो बैंक्स देते हैं, तो अमूमन वो बिल्ट इन होता है ऑन दी फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस दैट दे आर गोइंग टू फंड. सो दे लुक एट एसेट्स, दे लुक एट वेल्थ, दे लुक एट रिटर्न्स. Microfinance is the opposite of that. When Dr. Yunus started it, he initially thought that he would lend to low-income families, see how it goes, and link them to the banks, because he believed that he as an individual couldn't have the impact. But जब वो बैंक्स के पास गए तो बैंक्स ने कहा ठीक है, हम इन 50 लोगों को जिनको आपने कर्जा दिया एक दफ़ा, अपनी सेविंग से उन्होंने दिया था, तो उनको हम दे तो देंगे लोन, लेकिन आप गारंटी दें. सो जब हम गुर्बत की बात करते हैं तो कम लोगों के पास तो असासे नहीं होते, वो क्या कोलैटरल देंगे. तो माइक्रो फाइनेंस का कॉन्सेप्ट उससे फ़र्क है. माइक्रो फाइनेंस ये कहता है आपका इंथुजियाज़म, आपकी स्किल्स, आपकी एबिलिटी, आपके नेटवर्क्स, आपका एक्सपीरियंस जो है वो आपका कोलैटरल. सो जब हम एक एंटरप्रेन्योर को देखते हैं तो हम, लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, खातून है जो अपने घर में उसका एक कमरा है सामने का, उसने उसमें दुकान डाली और वो बड़ी अच्छी परचून की दुकान चला रही, लेकिन उसके पास कोई असासे नहीं है. जब आप उसके पास जाते हैं तो हम उसकी असेसमेंट कैसे करेंगे? हम उसकी असेसमेंट ऐसे करते हैं कि हम देखते हैं कि उसकी कौन ग्राहक आ रहे हैं. आई मीन दिस इज़ ऑल इनफॉर्मल. कोई बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट आपको नहीं मिलेगी जिससे आप असेस कर सकेंगे, मगर आपको इनफॉर्मली देखना होता है कि वो कब से बिजनेस शुरू करी है, उसके नेटवर्क्स क्या हैं, और फिर आप उसके बेसिस पे उसको थोड़ा अमाउंट देते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाई डू वी गिव स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मनी? एक तो उनकी नीड उतनी होती, दूसरा उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता. जब आप कम आमदनी के घराने से बात करते हैं तो वो आपसे कहेंगे मुझे कर्जा नहीं चाहिए, बिकॉज देयर इज दे डोंट वांट टू टेक ऑन दैट लायबिलिटी. सो इट्स ऑलवेज बेस्ट टू स्टार्ट वेरी स्मॉल. सो वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो फाइनेंस इज वी स्टार्ट विद ग्रेजुएटेड लेंडिंग. व्हाट ग्रेजुएटेड लेंडिंग मीन्स इज कि आप छोटा कर्जा लेट से 50,000 से शुरू करते हैं और फिर आप 1.5 लाख तक ग्रेजुएट कर जाते हैं 2-3 साल में. आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपकी बिजनेस भी ग्रो करती है. और दूसरी चीज़ जो माइक्रो फाइनेंस में है, एक तो मैंने आपको बताया कि इनफॉर्मल सेक्टर है, आपको फॉर्मल बिजनेसेस नहीं मिलेंगी. दूसरा ये है कि इसमें कोई कोलैटरल नहीं होता. कोलैटरल इज़ द इंथुजियाज्म एंड द एक्सपीरियंस ऑफ द इंडिविजुअल. तीसरी चीज़ इसमें ये होती है कि ग्रेजुएट होता है, यू स्टार्ट स्मॉल एंड यू गो बिग. और चौथी चीज़ इसमें जो एक एलिमेंट है जो आपको दुनिया भर में नज़र आएगा, दैट वुमेन आर मोर क्रेडिटेबल. लेट्स टॉक अबाउट दैट in the context of COVID today as well. So what a lot of the data that's coming out on unemployment इस वक्त, वो हमें ये बता रहा है कि it's a she session. What that means is that women-led businesses are getting affected more. To give you a very stark example, beauty salons. A lot of women are beauticians. हम भी बहुत सी औरतों को फंड करते हैं. हमारे इस वक्त तकरीबन 5 लाख एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको हम फंड कर रहे हैं. तो उनमें से 10-15% हैं जो ब्यूटी सैलून्स चलाती हैं. जब लॉकडाउन हुआ तो उनकी बिज़नेस बिल्कुल बंद हो गई, लेकिन जो करियाना स्टोर चला रही थी, एसेंशियल बिजनेसेस रन कर रही थी, उसकी चली. जो केटरिंग करती थी उसकी चली, लेकिन जो दर्जी खाना खोल के बैठी हुई थी उसकी नहीं चली, बिकॉज दैट्स अ नॉन एसेंशियल बिजनेस. सो वुमेन गॉट वेरी वेरी अफेक्टेड बाय दिस होल कोविड setup, and we saw that in the businesses that we fund also.
So on the other hand, 90% of them are paying back. So despite the fact that they had a business downturn, they are still more credible in paying them back. So one of the other things that happened with microfinance is that it's become essentially a women's effort. Because women were the ones, and if you go to Bangladesh, अगर आप देखें वहाँ पे 30 मिलियन लोगों तक, घरानों तक माइक्रोफाइनेंस पहुँचा, उसमें से 70% जो है वो ख़वातीन हैं। Mr. Shana, just wanted to follow up on one thing real quickly. क्योंकि आपने ये interesting बात की है कि your business model is not premised on any collateral or security in the traditional sense, right? तो अगर as an economist आप इस problem को देखें तो आपको पता होता है कि you know even when आप किसी की credibility वगैरह assess करते हैं, आप उस basis पे करते हैं कि इसको बाद में पैसे देने का incentive क्या होगा इसके पास, to put it very simply, right? And in the terms of security, the incentive is the collateral, right? Collateral बनाओ आप ले लेंगे, so there is no incentive there. If you had to put it in very simple words, what is the incentive for these women to pay you back? The first incentive is the lifeline that they get, that nobody's come to them and said, you know, use money, take money to earn money. So it's the confidence that that connection gives them. Number two, it's graduated lending. Remember, they know that they will graduate up. And so what you're building is you're incentivizing. It's based on human behavior. So A, you're saying you pay this small loan amount first, see how you feel about it, and then you'll get a larger loan. Number two, we are also not, I mean, we are using algorithms, for example. ये सारी business जो है होती तो human behavior पर है, लेकिन हम credit scorecards use करते हैं. जब आप दूसरे साल हमारे साथ आएंगे, तो हमने आपका profile बना लिया होता है. We have algorithms that we run. So, for example, the KPK में जहाँ पर हम lending कर रहे हैं, वो algorithm फर्क है from the Sindh algorithm. So we have data scientists who've developed credit scorecards for us. And that credit scorecard tells us that if you walk in, and 1 year we will do assessments that are very human behavior oriented, network and your background oriented. The next year we'll use our scorecard based on your behavior from the previous year. So, algorithms have also helped, data science ने भी help किया है हम जैसे इदारों को over time. Not everybody uses this. The other option that people use is known as group collateral. Traditionally, microfinance was 5 people, आपका सवाल का जवाब अगर इस तरह दिया जाए, 5 लोग मिलते थे और वो कहते थे हम सब credible हैं और हम एक दूसरे की जिम्मेदारी लेंगे. तो वो ग्रुप collateral जो था, अगर आप मुझे वापस नहीं करते थे तो हम चारों को कर्जा नहीं मिलता. तो फिर हम बेसिकली पुलिसिंग करते थे एक दूसरे की. मगर वो हमने 2010 में ख़त्म कर दिया था. 10 साल से हमने ग्रुप collateral का कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दिया था. And we went into enterprise lending. And the reason we did that is because we realized that women need, there's a whole value chain for women entrepreneurship in Pakistan. मैंने आपसे अपनी कहानी की बात की. मैं एक ऐसे ख़ानदान से थी जहाँ पर बायस नहीं था अगेंस्ट गर्ल्स. मेरे 3 भाई थे, मैं थी, 4 थे हम, लेकिन कभी भी मुझे डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया था कि ये बेटी है और वो बेटे हैं. हमेशा ये कहा गया था अगर तुम अच्छा करना करोगी, मेहनत करोगी, तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो. तो ये डिस्टिंक्शन मैंने नहीं देखी थी. लेकिन जब आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो एक पेट्रियार्की का नॉर्म है, एक मिसोजिनी है जो औरतों को पीछे, कल्चरल नॉर्म है जो औरतों को पीछे धकेलती. तो हमने ये रियलाइज़ किया कि ग्रुप कोलैटरल में भी ये हो रहा था कि जो औरत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही थी वो दूसरों को डोमिनेट कर रही थी. तो अगर आपने वाकई ही तब्दीली लानी थी ऑन अ इंडिविजुअल लेवल तो एंटरप्राइज लेंडिंग ज़्यादा इफेक्टिव थी. उसके साथ साथ माइंडसेट चेंज भी बहुत ज़रूरी था. तो कोई 10-15 साल पहले से हमने 2-3 चीज़ें और शुरू की और ये मुझे टेक्स मी बैक टू डॉक्टर यूनस. उन्होंने मुझे बड़े तहम्मुल से बैठा के कहा था माइक्रो फाइनेंस मुश्किल नहीं है. It's not rocket science. We've done it, you learn from us, you have our model, you go back and replicate it, you don't have to reinvent the wheel. Others have done it before you. मगर तुम्हारा सबसे बड़ा चैलेंज होगा लोगों के जहन बदलना. और ये है जो एक्चुअल सबलिमिनल लेवल है जिस तक तुम्हें पहुंचना है. अगर ट्रू डेवलपमेंट की बात करनी है तो जब तक लोग अपना नज़रिया नहीं बदलेंगे तो तब्दीली नहीं आएगी. इट विल बी सुपरफिशियल, इट वोंट बी रियल. तो रियल चेंज लाने के लिए फिर हमने बहुत सी चीज़ें ऐड की. जिस तरह हमने फाइनेंशियल एजुकेशन फॉर वुमेन ऐड की ताकि उनको पता हो कि उन्होंने अपने लेवल पे अकाउंटिंग कैसे करनी, बजट्स कैसे करनी. हमने बिज़नेस एंटरप्राइज ट्रेनिंग ऐड की कि अपने बिज़नेस का आप एक प्लान कैसे बनाते हैं, आप मार्केट डेवलप कैसे करते हैं, आप बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस, वो चीज़ें जो आप बिज़नेस स्कूल में सीखते हैं, हम वही चीज़ें अपनी ख़वातीन को सिखाते हैं जो कि इस वक्त पढ़ी लिखी नहीं होती
इस वक्त कोविड के बाद हमने एक नई ट्रेनिंग शुरू की जिसको हम कहते हैं नॉट लेटिंग कोविड हैपन टू माई बिजनेस, एज आई शेयर विद यू कि वो सबसे ज़्यादा वुमेन लेड बिजनेसेस इफेक्ट हुई हैं। तो उसमें हम उनको बता रहे हैं कि आप इंटरनेट पे मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए। So we've trained women on how to use the internet to sit in their homes and market if they can't get to the market themselves. So we've had many instances. We've trained about since the lockdowns opened about 1,500 entrepreneurs. It's a smaller project, but we'll be scaling it up next year to about 100,000 more. तो उसमें हमें बहुत अच्छा reception मिला। तो what we realized is that it's not enough. The transaction is easy. You give money and you get it back. And you'll get it back 99.9% of the time. But it's the transformation that's necessary. और उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम मर्दों के साथ भी काम करते हैं, जेंडर ट्रेनिंग्स करते हैं, बिकॉज हमने ये देखा औरतों की सबसे ज़्यादा रुकावटें उनके मर्दों से आती हैं या उनकी सासों से आती हैं, मदर इन लॉ से। तो हम उनके लिए भी काम करते हैं और उसके लिए हम मीडिया का बहुत इस्तेमाल करते हैं। आपने पता नहीं हमारे ड्रामा सीरियल्स देखे, उडारी था हमारा, आखिरी स्टेशन था, अब एक नया भी आ रहा है, दिल ना उम्मीद तो नहीं, वो नेक्स्ट जनवरी में आएगा, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर। सॉरी, आई वुड लाइक टू से वेरी इम्प्रेसिव वर्क। लाइक मैं पर्सनली तो बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ दिस मॉडल से, बट आपने 2-3 बहुत अहम बातें की हैं अबाउट हाउ द वर्क यू डूइंग हैज़ बिकम अ मूवमेंट फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। एंड एक जो बहुत अहम आपने बात रेज की है कि Pakistan has a system of patriarchy. So I would like to ask you what the word feminism means for you, and would you say the work you are doing is a branch of feminism? Is Kashaf Foundation advocating feminism in Pakistan? If we look at the siyasi description of feminism, so it's more like, it's between the radical movement versus the moderate movement. If you talk about the work we do, look now, we have to succeed. It's very important to be part of the culture that you exist in. You can't, if you're trying to, and I'll give a very interesting example. So I trained with the best in microfinance. There's Dr. Yunus, there's Ela Bhatt from Seva, which is basically the movement that you're talking about. They started as a trade union of women, and then they took up women's economic rights and then made a bank. And so I have been exposed to both sides of the argument. And I was seeking advice from them from the very beginning. So when we first started out, हमने ऐसा किया कि हमने औरत को देखा, हमने कहा अच्छा ये तो हमने औरत को facilitate करना, and she is an individual in her own right, which is fair. I don't argue on that. But what we forgot to see was that she's also part of a household, and that household is part of a community. And to make her succeed, you have to negotiate space for her at all levels. So if you're talking about economic agency or social agency or community rights or voice, you have to navigate all those spaces. हमने initially ये किया कि हम औरत से बात करते थे और उसी से कराते थे sign on the loan application form और उसको पैसा देते थे। जो हमने ये नहीं देखा कि हमने उसको घर के अंदर empower किया या नहीं। जब वो शुरू में हमने काम किया तो तकरीबन 50% जो कर्जा था वो मर्द हजरात ले जाते थे, और जब अदायगी का टाइम आता था तो वो औरतों को आगे कर देते थे, और फिर जब हम औरतों से पूछते थे तो वो कहते थे मैंने तो यूज़ ही नहीं किया, मेरे मर्द ने किया। That's when we realized that to make this decision you have to involve all the stakeholders. So we started what we call inclusive development. Now that may be feminist in its stance, but it's also realistic. It's also riding on the culture that it sits on. So if you are what are the issues? Are the issues abortion rights in Pakistan, or the issues the maternal mortality rate in Pakistan? How would you configure that issue? So when I talk about issues, I talk about its relevance to the context that we work in. So हमारे context में maybe abortion is not as important as the family planning in terms of access and in terms of controlling the maternal mortality rate. It's the same thing, but it's looking at the issue from a different perspective. So it's really how you countenance it and how you project the issue. So if you're asking me about the Aurat March, which is what I think you're angling at, I think that's great that it's happening, क्योंकि discourse हमें, जिस तरह हम मीडिया पे काम करते हैं, अगर आप चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ की बात करें, उडारी से पहले कोई इस पे बात नहीं करता था, तो स्पेस बनाने की ज़रूरत होती है और हर किस्म की स्ट्रैटेजी जो है वो ज़रूरी है इस वक्त, क्योंकि जब तक हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, ये मैं हर फोरम पे कहती हूँ, जब तक कि आपकी निस्फ आबादी उसमें फुली इन्वॉल्व नहीं होगी और पार्टिसिपेट नहीं करेगी और एज अ फुल सिटीज़न नहीं एक्नॉलेज होगी, तो दिस इज़ अ नो ब्रेनर।
तो आई थिंक ऑल काइंड्स ऑफ एफर्ट्स आर नीडेड, बट वी हैव टू इंक्लूड स्टेक होल्डर्स. उसके बगैर काम नहीं होगा, सस्टेनेबल चेंज नहीं आएगा. Just before we move forward, Usman, I think this leads very well into my next question, which was that as the team of Naya Nazariya, we've been interviewing people from all ends of the political spectrum. We've interviewed some people who are very liberal, very conservative, and some people who are very prominent opponents of what you would call feminism in Pakistan. So one of their favorite talking points of all was that these recent movements that have sprung up, therefore social liberalization and social uplifting of women, and what we really need in Pakistan is the economic uplifting, which I would argue is exactly what Kashf Foundation is doing. So in that distinction between social uplifting and economic uplifting, is that a compliment that you accept? What do you think is more important in that regard? I think they are deluding themselves. क्योंकि एक दूसरे के बगैर नहीं हो सकता. मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जब हम और खातून के साथ काम करते हैं तो हम उसकी राइट्स की भी बात करते हैं. हम कहते हैं सिर्फ पैसा देना काफ़ी नहीं है, वो पैसे जब कमाएगी तो उसके ऊपर इनकम पे कौन कंट्रोल करेगा, ये भी उतना ज़रूरी है. जो पैसा कमाएगी वो कहाँ लगेगा, उसकी डिसीजन मेकिंग या फैसला साजी में क्या इन्वॉल्वमेंट होगी. तो फॉर एग्जांपल हम एक और चीज़ मैप करते हैं कि जब औरत कमाती है तो घर में डोमेस्टिक वायलेंस पे क्या इम्पैक्ट होता है. हमारा तजर्बा हमें ये बताता है कि जब औरत कमाती है तो घर में चांसेस ऑफ अब्यूज़ कम हो जाते हैं. उसकी वजह ये है, और हमें मर्दों ने भी ये बताया, औरतों ने भी बताया, कि वो जो तजाद है या जो तनाज़ा है पैसे के ऊपर वो कम हो जाता है. एंड सो क्वारल एंड आर्ग्यूमेंट विल नॉट लीड टू अब्यूज़. सो हमें सिर्फ एक करना काफ़ी नहीं है जी. दैट इज़ देन वी आर डूइंग डिससर्विस टू द कॉज ऑफ वुमेन. हमें, और यही मॉडल कश्फ का है, हम ट्रांजैक्शनल नहीं है, इसीलिए हम एक नॉट फॉर प्रॉफिट है. मुझे अक्सर लोग आके कहते हैं कि बैंक बना लें, माइक्रो फाइनेंस बैंक बना लें, मगर वो आपको ट्रांजैक्शन की तरफ ले जाता है. वो वही आर्ग्यूमेंट है कि मैंने वॉल स्ट्रीट पे क्यों नहीं काम किया. इसलिए नहीं किया क्योंकि आप वहाँ ROI देख रहे हैं और ROE देख रहे हैं और ROA देख रहे हैं, रिटर्न ऑन एसेट्स देख रहे हैं, और आपके इन्वेस्टर्स हैं जो आपके ऊपर शिकंजे की तरह बैठे हुए हैं और कह रहे हैं इतना प्रॉफिट मुझे दें. I don't think profit maximization is such a bad thing, but the work that we do, we feel that it is important to not just look at the transaction, which would in this case be the economics of it, but to also look at the transformation, which is the social side. So in some ways, yes, it's a compliment कि वो acknowledge कर रहे हैं कि औरतों को इक़्तिसादी तौर पे मजबूत होना अहम है. तो चले, उन्होंने हमारी बात तो मानी जी. लेकिन ये ग्लास हाफ एम्प्टी छोड़ दिया, हमने उसको फुल कर. I think that's an absolutely elegant way of putting it. मतलब क्योंकि हमारा जिससे भी, just to reiterate what Hassan said, हमारे जिससे भी इसके बारे में बात हुई है, everyone seems to be aligning on one side of the aisle or the other. No one seems to think that they're supposed to go together, if that makes sense. So I think इसके साथ मैं अपने अगले सवाल पे जाना चाहूँगा, and I think this is something that's really important and we feel is really important for our viewers as well. कि आपके तजर्बे में what are the key bottlenecks that you see happening in the society around us? जैसे फॉर एग्जाम्पल अक्सर हमारे दोस्त हैं, हम जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उधर फॉर एग्जाम्पल हेल्पर्स आती हैं अक्सर, बट they don't have the same opportunities that we imagine for ourselves. So along those lines, क्या की bottlenecks है हमारी everyday society में जो हम जैसे लोग address कर सकते हैं, the everyday person? I think the most important thing is जितनों को आप educate कर सकते हैं educate करें. आप अपने तौर पर, what I mean by that is, आपने एक example दिया कि घर पे जो help आती है तो उनके बच्चों को build them up and give them a better future. If you can set up little education funds for them, this is, I'm talking about the individual, and I'll come to what are the bigger problems we are grappling with on a macro level. So as an individual, there's a lot you can do. You can help them find, get educated, and that's what I do. All the people who work for me, I say मैं आपको और किसी चीज़ पे help करूँ या ना करूँ, आपके बच्चों को पढ़ा दूँ. So or my drivers kids are now all in एक मैट्रिक पे पहुँच गया है, एक FSC कर रहा है, BCom करना चाह रहा है. मैंने कहा जब BCom कर लोगे तो कश्फ में आ लो. So I think what we need to do is how do we get people, how do we create social mobility, because that's also one of the interesting things that we saw with Kashf. The moment a woman earns, she's more likely to invest on her children. So there's an intergenerational change that's happening, which is that's a revolution that's taking place. You will see that in houses where women work, the children will be better clothed, they'll be better fed, and they will be going to better schools. This is something हमारा डेटा भी हमें ये बताता है. तो एक चेंज आ रहा है जो आपको शायद उस खातून वो जो काम आपके घर में करती है उसमें ना नजर आए, लेकिन उसके बच्चों में ज़रूर नजर आएगा. और उसकी अपनी इज़्ज़त नफ्स जो है वो जब जिस तरह कर्जा लेके कारोबार करती है और उसको कॉन्फिडेंस आता है, वो ही ट्रांसलेट करता है इनटू द चिल्ड्रन.
So for example, we have many young women and men who are our clients' children who work for us at Kasha. Some of them are even in the head office. So वो आपको एक path to mobility बनाना पड़ता है जो हमारी society बहुत stratified है. So मेरे ख्याल से एक जो बहुत अहम चीज़ है जिसको I'm sure आपने इस पे लोगों से बात भी की experts पे, education is a equalizer. तो हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी इतना स्ट्रैटिफाइड है, वो रिफ्लेक्ट करता है जो हमारी सोसाइटी की इस वक्त क्लासेस है और ये उसी ज़माने से चलता आ रहा है. जब आई स्टिल समटाइम्स फील, मैं एक किताब पढ़ रही हूँ आजकल कॉल्ड पार्टीशन के ऊपर, नई किताब आई है जो बार्नी वाइट्समानर ने लिखी है और मैं उस पर पढ़ रही थी और उसने पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो थी उस ज़माने की प्री कलोनियल टाइम्स की, प्री इंडिपेंडेंस टाइम की, वो क्या थी. और जब मैं पढ़ रही थी तो सडनली आई रियलाइज ये तो आज का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का डिस्क्रिप्शन. सो बेसिकली हम उसी ज़माने में बैठे हैं, हम उस मुल्क को ऐसे ही चला रहे हैं जैसा अंग्रेज़ चला रहा था और हमने अपने आप को इवॉल्व नहीं किया. और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो भी अभी उसी तरह हमने सोचा हुआ है कि एक एलीट है और एक कॉमन मैन है या कॉमन पर्सन है, कॉमन मैन, उसको हमने कैसे कंट्रोल. वी रियली नीड टू चेंज दैट. आई थिंक वी रियली हैव टू शेक अप द सिस्टम एंड आई वुड स्टार्ट विद एजुकेशन एज अ प्राइमरी force of change. If we said about education, if we said about the education system in this equation, would you say the media is a mode of is a medium of this education? Oh, definitely. I mean, it's media is for that change, why you social stepped into change media is, production? Yeah, media for social change is big. अगर मैं आपको अपना तजर्बा बताऊं तो मेरे साथ क्या, कई जैसे मैं आपको बताती हूँ ना, लाइफ इज़ नॉट स्ट्रेट. You don't know. As I told you, my first passion was music. I still love it. But I left it behind and I became this serious development person. I don't know if I'm serious. And everybody had to take me seriously, or I had to take myself seriously. I don't know which one is the right way of looking at it. But then, I was at this conference in the Dominican Republic and I heard this whole thing about telenovelas, Mexico or Latin America, where they're using media for social change. And it suddenly struck me that Pakistan में भी एक revolution आ गया of private channels or media, and why can't we do something similar? So I started doing research on the topics जो दिखाए जा रहे थे, and I realized ये वो सारे patriarchal norms को promote करने वाले हैं जिसमें औरत जो काम करती है, सबसे बड़ा जो मुझे irritate करता था और वो अभी भी है कि औरत जो काम करती है वो तो डाइवोर्स भी लेगी, वो अपने खामन को तंग भी करेगी, वो अपने बच्चों का ख्याल भी नहीं रखेगी. I mean all the negative things you can think about a working woman are being portrayed on TV. So and there was no social content. So I got inspired by that and I said कुछ करना चाहिए. And luckily for me I met हम TV की जो president हैं सुल्ताना सिद्दीकी, उनको भी हमारे mentors बड़े. The other thing is you can climb on the shoulders of women who've gone before us. People like Muniza Hashmi, for example, who has done phenomenal work with media. So I've known her forever. तो मैंने उनसे कंसल्ट किया, उन्होंने कहा बिल्कुल बहुत अच्छा आइडिया. उस वक्त तक वो PTV से रिटायर कर गई थी, तो उन्होंने कहा I'll help you out. आज तक वो मेरे साथ काम करती हैं. All the media work we do together. So so that's where this whole idea sparked up, and it's really left an impact. I mean, it gives me goosebumps to this day. कई बार मैं जब हम travel करते थे इस पे airports पे, अब तो खैर लगता ही नहीं कि कभी जाएंगे जहाज में, but I would be sitting at an airport and somebody would just walk up to me, a complete stranger, young person, man or woman, and would say, उडारी मेरी कहानी है और आपने उडारी के ज़रिए मुझे अपना सिर ऊंचा करके चलना सिखाया. So इस तरह का चेंज है. I mean, this is one anecdote, but ऐसी हज़ारों कहानियाँ जो मुझे पता है जिसकी वजह से जब ये डिस्कोर्स शुरू हुआ, अनफॉर्चुनेटली हम चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के क्राइम को ख़त्म नहीं कर पाए. ये बढ़ता ही चला जा रहा है. शायद ये बढ़ रहा है, ये रिपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, इस पर भी डिबेट की जा सकती है, बट इट्स स्टिल अ पेंडेमिक इन आवर कंट्री. और हमारा जो नया ड्रामा है वो इन तमाम मौज़ूआत पर है कि हम बच्चों के साथ कर क्या रहे हैं इस माशरे. और वो आपने पता नहीं, वो एक मैं भूल गई हूँ नाम उसका, ग्रीक मिथोलॉजी का एक who was it that ate their own children? I'm trying to remember the Greek god, the first one anyway to come. Cronus. Cronus. It was the Cronus, titan. thank you. Yes, Cronus. तो हम क्रोनस बन चुके हैं, हम अपने बच्चों को खाते हैं और ये terrible. It's a terrible thing. So I was just saying that I think we're nearing the time we had for this. So one question that I would like to ask while ending is कि हमने इस discussion का शुरू किया था उस point से कि
it took you time to figure out what you were interested in. It was not a linear journey at all. और मेरे ख्याल से हमारे generation का definitely me, but I'm sure a lot of people from our generation struggle with this issue. This is a big question on everyone's mind कि मैंने ज़िंदगी में क्या करना है जो मेरा purpose है, or which is most aligned with my priorities. And this is a बहुत मुश्किल सवाल है, right? So if there's one piece of advice जो आप देंगी youth को, हमारे viewers को, who are struggling with this question, what would it be? I always hate this question. One piece of advice. एक चीज़ तो मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि ये आप लोग sound bite generation हो. There's so much information being fed at you. I don't know how you guys process it. But so you're interested in so many things, so it becomes difficult to make that choice. So I actually empathize with you guys. But like I said in the beginning, look for your passion. इसका जवाब आपको अंदर से मिलेगा. You can be a lawyer and you can be doing legal briefs and representing, being a corporate lawyer, but then you can be a lawyer who really believes in what he or she does. Or you can be in development and you can, do research, or you can be someone who really wants that research to have impact. It really depends, but look for that passion inside you. That was what my journey taught me. Thank you. But before we end, Mr. Shania, one thing I'd definitely like to ask of you is that you seem to be doing tremendously well at the moment. You have a beautiful office. Kashif Foundation is very successful. Mashallah. Right? Mashallah, in the center of Lahore. But I'm sure this wasn't the case forever. You built it from the ground up. So as a strong, independent woman starting this foundation from scratch in the heart of Pakistan, what were the struggles you faced, and what would you say to the young people, maybe the people our age who are viewers who are starting out as entrepreneurs or as working women in Pakistan? What would you say to them? Yeah, I think that's a very good question. People often ask me because वो यहाँ देखते हैं और वो सोचते हैं कि ये तो बहुत ही स्मूथ सेलिंग होगी. स्मूथ सेलिंग नहीं थी, बहुत से चैलेंजेस आए. एक दफ्तर था जिसमें एक टेबल था जिसमें हम 3 लोग बैठ के हमने काम शुरू किया. छोटा सा दफ्तर था फिरोजपुर रोड पे, वहाँ से शुरू किया. मैं ही खुद से ड्राइवर थी, सबको ड्रॉप करती थी कम्युनिटीज़ में. I worked in the community for 3 or 4 years to really learn microfinance because I needed to understand the whole ethos of how this works. तो वो तो बहुत मेहनत और बहुत सैक्रिफाइसेस करने पड़े, और ऑब्वियसली वर्ल्ड बैंक से छोड़ कर आई थी. तो वो तो एक जर्नी है जो डिसीजंस हैं आप लेते हैं. बट वन ऑफ द थिंग्स आई रियलाइज्ड इज दैट if you really desire something, then the universe will conspire for you to achieve it, as Paulo Coelho said. The Alchemist. So it does happen. It does happen. If you don't give up on your dream, it's going to happen. So you're going to find that path. So in some ways, I'm like a Sufi also, that I, and in some ways, I'm like the economist that I'm supposed to, that I'll make a strategy and I'll have a plan, and it has to be done in that way. So there are both sides to me, and I've tried to keep them both alive. It sounds like you've been following Imran Khan's book recommendations, possibly. Maybe he's been following mine. मुझे तो एक्चुअली बड़ा अफसोस हो रहा है कि दिस इंटरव्यू इज कमिंग टू एन एंड. आई पर्सनली हैव सो मच टू आस्क यू एंड इतना सीखने का हमें मौका मिल रहा है. बट बिफोर वी एंड आई वुड लाइक टू रियली आस्क यू 2 questions. One, what was the one hit wonder song which got famous on BTV? Oh, that was called फलक पे कैसा ये चांद निकला. आप उसको लुक अप करें. मेरे 80s के बड़े बुरे बाल हैं वैसे. Terrible look. 80s was such a disaster for fashion. And secondly, क्या कहते हैं, you mentioned that convent, the school of convent had a very rigid system, and you just wanted to get away from that system. But abhi I've realized that system is applicable in this office. Well, एक तो I was very impressed with the structure of the office and everything and the cleanliness. और हर जगह रिसाइकल बिन्स लगे, बट वॉशरूम में जाके भी लिखा हुआ है कि टिश्यू पेपर इस तरह यूज़ करना है, इस तरह डिस्पोज ऑफ करना है. जो था ना मुझ में वो भी था. मैंने आपको बताया ना मेरी 2 साइड्स हैं. एक वो है जो हार्ड नोज्ड है बड़ी, और एक वो है जो फ्री फ्लोइंग है. So yes. But do you feel this changes the attitude people have towards their life and their work, like especially people in this office and how they deal with it? One of the things my father used to say was कि अगर आप लोगों को infrastructure देंगे तो वो उसको appreciate भी करेंगे. We used to discuss. I would always comment कि हमारी हर चीज़ जो है वो टूट जाती है. कोई भी public infrastructure हो तो हम उसका ख्याल नहीं रखते. So my father would always say कलकत्ता का जाके सबवे देखो. वो इतने प्राउड हैं. ऊपर कलकत्ता आप चले जाएं तो it's like a terrible poverty stricken place and it's very dirty. But जब आप नीचे जाएं तो सबवे में जाएं तो it's sparklingly clean, and that's because people are so proud about it. So I think your question is very valid.
कि जब आप लोगों को एक इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं तो दे वेरी प्राउड ऑफ इट. तो हमारे ऑफिस में ये वी बीन इन दिस बिल्डिंग फॉर 4 years now and it still looks as if we just came here because everybody takes care of it. It's their space and they feel proud for it. And yes, there is a discipline that we have to So, maintain. do you find yourself listening to that voice, the voice of that young singer in the 80s inside of you, or is it more Yes, I the do. top CEO I of today? listen to the new OST of our next drama. I sang that. So yeah, Oh, I do brilliant. have my music teacher who comes and teaches me. So वो तो मैं करती रहती हूँ, but sometimes I dabble in more serious music. Brilliant, ji. Thank you so much. With that, thank you so much for a wonderful conversation with Roshana. And again, this was an incredible learning experience for the three of us, and I'm sure it will be for everyone. And I hope I've converted you into the he for she movement. Absolutely. All of You're you already there. just We're love already it. strong. Already there. Thank you. Lovely to meet all of you. Thank you so much. Likewise, Mr. Shani. Okay.